तो हम लोग यहाँ पर कश्मीर में मौजूद हैं, श्रीनगर में, और कश्मीरी पंडितों की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के इतर उनके हालात किस तरीके के हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और ख़ासकर जो आर्टिकल 370 है उसके हटाए जाने के बाद क्या उनके हालात बेहतर हुए हैं या बदतर हुआ है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो कि लोकसभा में इसको जवाब दिया गया वो था कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद 21 लोग अल्पसंख्यक समुदायों से मारे गए हैं और कोई भी कश्मीरी पंडित ने घाटी नहीं छोड़ी है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा, राज्य मंत्री ने लोकसभा में। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? आपको शेखपुरा का हमने आपको दौरा कराया और वहाँ बताया कि कोई भी वहाँ बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ ऊपर से बताया गया है कि उनको इजाज़त नहीं है बात करने की। कौन सा ऊपर है ये, कितना ऊपर है ये, कौन है जो ये नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडितों की जो आवाज़ है वो खुद वो सुने? हमारे साथ इस वक्त हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजय टिक्कू जी मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, मैं समझना चाह रही थी कि आखिर शेखपुरा में जब मैं गई और लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की तो ना तो जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ पर और ना ही लोग, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ऐसी बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी मुझे नजर आई। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि 5 अक्टूबर के बाद जो लास्ट 2021 में जो हुआ, उसके बाद जो किलिंग्स हुई कुछ एम्प्लॉयज़ की, देन उन्होंने फिर स्टार्ट किया, अपनी एजिटेशन स्टार्ट की। और वहाँ पे जो शेखपुरा में या बाकी 7 कैंपों में जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं। तो अभी भी वो एजिटेशन पे है। अभी तो कम से कम तो 57 डेज़ हो गए उनको, लास्ट मई से है वो। तो वहाँ पे एक ही चीज़ है कि उनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए अगर हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, कि जो वो चाहते हैं रिलोकेशन यहाँ से जम्मू प्रोविंस में, और उसके साथ साथ जो बाकी माइनॉरिटीज़ है जो जम्मू प्रोविंस की है जिनको कोटा में जॉब मिली थी कश्मीर के लिए, तो इसलिए वहाँ पे वो डर ज़्यादा है। और मैक्सिमम अभी जम्मू में ही है, वो वहाँ पे जो शेखपुरा में है बहुत कम एम्प्लॉयज़ अभी रह रहे हैं। इससे 2 सवाल पैदा होते हैं आपके जवाब से। एक सवाल तो ये कि उन्हें डर क्यों लगना चाहिए, खासकर एक ऐसी सरकार के मातहत जो सरकार ये कहती है कि वो, उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई हिंदू हृदय सम्राट हैं। कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करने के लिए आर्टिकल 370 का एक सबसे बड़े एजेंडे में से 2 चीज़ें थीं। एक तो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देना था, दूसरा आतंकवाद की कमर तोड़ना था। अगर आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और कश्मीरी पंडित अगर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उन्हें बोलने से डर क्यों लगना चाहिए? पहले सवाल का हिस्सा। देखिए, जो आपको 2019 की तरफ में ले रहा हूँ, 5 अगस्त जब हुआ, 3 अगस्त 2019 को क्योंकि यात्रा चल रही थी, तो यात्रा में उन्होंने एक शोशा डाला कि एक स्पेशल कुछ गन आया हुआ है रशियन मेड और यात्रा पे हमला होगा। तो जितने भी यात्री थे उनको यहाँ से निकलना पड़ा, एक्चुअली भगा दिया गया। उसी तरह टूरिस्टों को यहाँ से भगा दिया गया। एंड इन द इंटरव्यू नाइट ऑफ 4 and 5th they claimed a curfew in entire Kashmir and even in Jammu also in some parts. और फिर उन जिस हिसाब से भारत सरकार ने इसको वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने लाया कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लोग खुश है। लेकिन अगर लोग खुश थे तो 3 महीने तक या 4 महीने तक ये कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्यों इन्होंने काटी थी? टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे लगाए थे अपने टेलीफोन बूथ्स। इवन दो सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ पे, जिसके ऊपर उनको इतना नाज है, हमें सबका नाज है, और वो भी बेचारे क्योंकि शाम को वो ड्यूटी पे आते थे अपने अपनी यूनिटों में, फिर शाम को वो घर वालों के साथ बात करते थे। किसी की बीवी प्रेग्नेंट थी, किसी की बहन की शादी थी, किसी का बाप बीमार था, एंड सो वाज विद द एंटायर कश्मीरी पॉपुलेशन, ठीक है। अब अभी क्योंकि वो डर क्यों रहे हैं? डर अभी भी है सब में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि हम किसी से डरते नहीं हैं,
राइट फ्रॉम 90। अगर हम डरे होते तो आज की डेट में हम यहाँ पे नहीं होते, या मैं अपने आपके साथ ऐसी लेकिन वार्तालाप। आप तो यहाँ शहर के बीचों बीच में रहते हैं, वहाँ कश्मीरी पंडितों को एक बाकायदा बिल्कुल किले जैसा बना दिया गया है, सिक्योरिटी जिसका इंतज़ाम जो मैंने देखा। क्या फ़र्क है आप में उनमें? आप भी एक कश्मीरी पंडित हैं। फ़र्क इतना ही है कि मैंने पहले ही कहा कि वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, और हमारी फैमिली डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे वो कि कल वो चाहेंगे कि आपका तनख्वाह हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। आपने नहीं ली सरकारी नौकरी? नहीं, हमने नहीं ली, क्योंकि हम 90 से पहले मैं बिज़नेस करता था, तो आफ्टर दैट फिर 90s हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी वाइंड अप करना पड़ा। बट द क्वेश्चन इज, अभी डरे हुए लोग हैं, ठीक है। और ये आपको, ये दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि जब एक कश्मीरी पंडित या कम्युनिटी डरी हुई है प्रेजेंट रिजीम से, तो जो बाकी कम्युनिटीज़ है कश्मीर में, स्पेशली द कश्मीरी मुस्लिम्स, वो कितनी डरी हुई होगी, ठीक है। वही डर है और कोई डर नहीं है। वो पहले तो जाते थे उनके पास, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहता है कि जो उनका जो कमज़ोरियाँ हैं वो दुनिया के सामने आ जाए। दैट्स व्हाई दे हैव बीन प्रेशराइज्ड नॉट टू गिव एनी इंटरव्यू टू एनी चैनल, ताकि असली तस्वीर सामने ना आ जाए। हाँ ये जी, डर है। हाँ तो जी। डर आतंकवादियों का नहीं, डर सरकार का है। हाँ जी। ये बहुत हैरानी की बात है। और शायद जो हमारे राष्ट्रीय दर्शक, जो राष्ट्रीय मीडिया में तमाम जो रोज़ी पिक्चर देखते हैं और जो तस्वीरें देखते हैं, उन्हें इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि डर जो बात नहीं कर रहे हैं वो ये खौफ नहीं है आतंकवादियों का। उनकी तो जो कारकर्दगी है वो तो हम जानते ही हैं, किस तरह से वो आतंक फैलाते हैं। लेकिन यहाँ सरकार से डर है कि सच्चाई सामने ना आ जाए। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये था जो आपके जवाब से सवाल उठा है, वो ये कि लोग क्यों ये चाहते हैं कि वापस वो जम्मू चले जाएं। क्योंकि मैं वही वापस जाना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरी जो बहस है, या एक कश्मीरी, चाहे वो पंडित हो या मुसलमान हो, उसकी ज़िंदगी का जो केंद्र बिंदु है वो ये कि ज़िंदगी आर्टिकल 370 से पहले की और ज़िंदगी आर्टिकल 370 के बाद की। और इसीलिए हम इसको ज़ोर देकर बातचीत कर रहे हैं। 370 के बाद भी कश्मीरी पंडित घाटी में सुरक्षित नहीं है। वहाँ 300 परिवारों के लिए, 300 से भी कम परिवार हैं, 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। हर तरफ मैं देख रही थी कि आप ये समझिए कि बिल्कुल एक किले की तरह उसमें तब्दील कर दिया गया है। कटीले तार हर जगह बंधे हुए हैं, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। लोगों के चेहरे भी जब वो निकल रहे थे, वो अपने आप में एक तजुर्बा था उस सोसाइटी में जाके वहाँ पर देखना। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें दो पहलू है। सबसे पहला पहलू है कि 5 अगस्त का होना। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक 1947 से ही था एक मिसकंसेप्शन है मेजॉरिटी कम्युनिटी का कि कश्मीरी पंडित इज़ वेरी क्लोज टू सेंटर, वेदर ये कांग्रेस की रेजिम थी या नॉन कांग्रेस की थी या बीजेपी की आज की डेट में। और ये नोशन बेसिकली फैलाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है। क्योंकि जो भी कश्मीरी पंडित है वो जो भी सेंटर की गवर्नमेंट होती हैं या जनसंघ की, जिनको कहते हैं आज की डेट में आरएसएस है, उन दिनों जनसंघ हुआ करता था, फिर आरएसएस बन गई, ठीक है। और उस वजह से आज की डेट में भी 5 अगस्त के बाद, कि 5 अगस्त से पहले वो आए थे 2008-2009 में, यहाँ पे 2010 भी हुआ था बुरहान वानी, तो तुफैल भुट्टो के वक्त में, फिर बुरहान वानी का हुआ 2016 में। हाँ, कुछ जगहों पे पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन केपीएसएस ने एक काम किया था कि हमने एक वाल बना के रखी थी, जो कि हमारे 2 मिनट के लिए दुश्मन है। वो वॉल थी यहाँ की सिविल सोसाइटी की, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वेदर दे आर द प्रो इंडियंस और एंटी इंडियंस, जो भी था। उस वजह से क्या हुआ कि उनको 2016 तक भी किसी ने हाथ नहीं लगाया था, और 2003 से लेके 2020 तक देयर इज नॉट ए सिंगल कश्मीरी पंडित वाज किल्ड, ठीक है। फिर 2020 में जून जुलाई 2009 से 2020 तक, 2003 से 2020 तक, लगभग 20 साल का वक्त हो गया। यस, तो उसमें वही वजह थी कि हमने जो केपीएसएस का काम था, केपीएसएस का जो हमने काम किया था बहुत सारे लोगों के साथ, यहाँ की जितनी भी जो मैंने पहले कहा ऑर्गेनाइजेशंस थी, यहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स थे,
तो एक वॉल हमने खड़ा कर दी कि जो कि एक इनविजिबल वॉल थी, लेकिन एक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वॉल। क्योंकि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन आती थी किसी भी तौर से, किसी जगह पे किसी पंडित को अगर कुछ तकलीफ होती थी किसी भी जगह से, तो हम उस वॉल को यूज़ करते थे। एंड दैट एक्चुअली सेव्ड द कश्मीरी पंडित्स इन द वैली। आपके जैसे लोगों का ज़ाहिर है बहुत बड़ा किरदार है घाटी में यहाँ शांति स्थापित करने में, और इस पूरी जो संघर्ष है इसको बताया जाता है कि ये कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के बीच की कोई लड़ाई है, जिसमें पूरे तरीके से आप देखते हैं कि कैसे सरकारें कठपुतलियों की तरह दोनों को, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हों या पंडित हों, उनको अपने हिसाब से रखती हैं। फिर ऐसे दौर में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आ जाती हैं जो पूरे तरीके से ज़िम्मेदार बना देती हैं कि कश्मीरी पंडितों की जो वाकई दर्दनाक दास्तान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतने ट्विस्टेड अंदाज में आधी कहानी आधा सच बताना जो बड़ा ही ख़तरनाक है। आपको लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा कश्मीरी पंडितों को बनाया गया है? इसमें क्या पंडितों का भी कोई दोष है? एक्चुअली 89-90 से जब से ये एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडितों का, और यहाँ पे जो हालात रहे, क्योंकि आज तो सभी आ रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया भी आ रही है, मीडिया भी बहुत है आज की डेट में, और उसके बाद इंटरनेट आ गया। बट यू हैव टू इमेजिन 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, उस समय तो इतना मीडिया भी नहीं था, ठीक है। एंड हम किस एज ए कश्मीरी लिविंग अपार्ट दिस मुस्लिम, हिंदू, सिख, हाउ वी हैव सर्वाइव्ड बेसिकली। So there was no special treatment for Kashmiri Pandits from the Indian security force side, and so was vis-a-vis with the non-state actors, means the terrorists or militants, whatever you call them. तो उनको कोई सिंपैथी नहीं थी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ। वी आर बोथ सफर्स from both the sides. We have faced the 2 guns rather than 3 guns. That the third one is the Ikhwan gun. That was the pro. First they were the Mujahideen, then they surrendered, then government formed the Ikhwani group. Ikhwan. तो जितना उन्होंने तबाही की कश्मीर को, उतना मुझे नहीं लगता आर्मी ने की है, क्योंकि वी आर द बेसिकली उनके सामने तो सब पैसा ही था, सारा कुछ, और कुछ नहीं था। हाँ, इतना है कि उनकी जो वर्दी थी वो सारी मतलब आर्मी जैसी लग रही थी। तो उस वजह से ये हुआ कि जो ये पिक्चर बनाई गई, कुछ सीन को छोड़ के मैं बताऊंगा कौन सी 2 सीन है उसमें। The incidents are correct and 100%. बिल्कुल। दूसरी बात, पहली जो उन्होंने दिखाया है कि वो एक मिलिटेंट एक गांव में जाते हैं, फिर सेग्रीगेट करते हैं कश्मीरी पंडितों को एक साइड, मुस्लिम को एक साइड, फिर मुस्लिम के सामने कश्मीरी पंडितों को मारते हैं। ये किसी भी मैसेकर में नहीं हुआ। मुझे कोई प्रूव करके दीजिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एक प्रोपेगेंडा चली थी कि वो एक हमारे इंजीनियर हुआ करते BK गुंजू, जिनको चावल के ड्रम में मारा गया, एंड उसके बाद ये फैलाया गया, दैट वाज इन द मंथ ऑफ Feb 1990। उसके बाद ये फैलाया गया कि उसकी बीवी को उन्होंने वो खून भरा चावल, जो मैंने भी ये कहानी सुनी। लेकिन रिसेंटली अगर आप, जैसे ये कश्मीर फाइल्स आ गई, तो उनके जो क्लोज रिलेटिव्स है उन्होंने उसको डिनाई किया है। अच्छा, ठीक है, दैट्स इन द मीडिया आल्सो। ये 2 चीजें हुई। तीसरा ये हुआ कि एक्चुअली लोगों को ये मालूम था हमें 3 महीने के लिए निकलना है, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी मेजॉरिटी कम्युनिटी में, जो ये जगमोहन की थोड़ी बना रहे हैं। मैं तो बाय नहीं कर सकता हूँ कि जगमोहन ने सबको निकाला। आयकर जगमोहन, आप तो वो बेचारे गुजर भी गए। आयकर जगमोहन, वाई ही केप्ट अस इन द वैली, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर 7,554 फैमिलीज। बाकिन ने तो ये मतलब ये क्या कहते हैं, माइग्रेशन की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द 31st अप टिल 31st ऑफ May। तो वो फिर क्यों रखता है यहाँ पे? बिकॉज आई एम लिविंग इन, I call it the border between uptown and downtown. ठीक है, and it was 70% dominated by the Kashmiri Pandits. ठीक, और उस हिसाब से जब वो वहाँ गए और उनकी हालात जब जम्मू में, क्योंकि
मैं भी रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उन कैंपों में। पहले तो वहीं टेंट वाले कैंप हुआ करते थे, और ऊपर से वो गर्मी जितनी थी वहाँ पे, क्योंकि मई का महीना था, हमें मतलब जो हमारा जो बॉडी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वी कैन नॉट रेजिस्ट 40 डिग्रीज एट ए टाइम। हमारा तो यही है 35, और गाँव में तो यही 30 तक जाता था। और ज़्यादा गर्मी लग जाती तो वो किसी नदी नाले पे जाते थे तो फिर अपने पैर उसमें रखते थे कि ठंडा पानी निकलता था। तो उस हिसाब की हमारी कम्युनिटी थी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँच गए, देन राजनीति स्टार्ट्स। ठीक है, उस राजनीति का फल एक दो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गया। और आज की डेट में वही पॉलिटिकल पार्टीज ये डिनाई कर रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को बीफ की बीमारी पड़ी है। आपने अगर स्टेटमेंट भीख मांग रहे हैं। हाँ। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा एलजी का और बाकी का, वो आज की डेट में भी कह रहे हैं इनको तो मुफ्त की, वो भीख नहीं माना, ठीक है। तो वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को हर एक जगह पे यूज किया, बेचा, उनके नाम पे राजनीति की, ठीक है ना। और अब धमकी ये है कि आप यहाँ आएंगे, अपनी जान हथेली पर लेकर नौकरी करेंगे तो सैलरी मिलेगी। तो अब संजय जी मैं वापस आती हूँ अब 2023 में। ये इतिहास भी बहुत अहम है जो आप हमें बता रहे हैं कि अब ये बताइए हल कहाँ से निकलेगा। एक तरफ वो सरकार है जो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जिस पैकेज का आप जिक्र कर रहे हैं, पीएम पैकेज, ये भी 2010-11 की बात है, जब मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, यानी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपने मैनिफेस्टो में या उस तरह से बढ़ चढ़ कर उन पर राजनीति नहीं की, लेकिन पैकेज जरूर दिया। एक वो सरकार है जो कि मैनिफेस्टो में रखती है, पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बनाती है, वोट लेती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। उनके राज में खुद सरकार के आंकड़े के मुताबिक 21 लोग मारे गए हैं 2019 से लेकर अब तक। तो अब ये हल कैसे निकलेगा इसका, ये टेंशन कैसे दूर होगी? क्योंकि कोई भी जो भारतीय है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इंसानियत में विश्वास रखता है, वो ये चाहता है कि कश्मीरी पंडित अपनी धरती पर वापस आएं और जहां वो रहते थे, जहां उनका घर है, उन्हें वहीं रहना चाहिए। पहले जो ये पैकेज आया, ये पैकेज ऊपर से नहीं आया। इट वाज देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, वो दिल्ली में है। और उन दिनों उनके जो प्रेसिडेंट थे वो एम.के. काव साहब थे, वो गुजर गए हैं। और जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर शुभन दोदा, उनको एक्सीडेंट में मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक रिहैबिलिटेशन प्लान बनाइए कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। दैट वाज ओनली फॉर द कश्मीरी पंडित्स। ओके। लेकिन जब यहाँ पे वो पहुंच गया तो ये उसमें उन्होंने इंक्लूड किया कश्मीरी माइग्रेंट्स। कश्मीरी माइग्रेंट में सरदार भी है, अच्छा, सिख भी है, पॉलिटिकल वर्कर्स भी है। तो ये कश्मीरी माइग्रेंट बन गया। एक्चुअली इट वाज फॉर द कश्मीरी पंडित, चाहे वो कश्मीर में हो या कश्मीर से जो बाहर थे। लेकिन यहाँ आते आते इसकी ये जो नॉमिकल्चर वो चेंज हो गया। तो ये उनकी देन है। और कांग्रेस ने क्या किया कि उनको ये समझ आया कि अगर हमें कश्मीर में फिर से कश्मीरियत को ज़िंदा रखना है, वैसे तो कश्मीरियत ये तब से आ रहा है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया है। वी डोंट बिलीव इन कश्मीरियत, वी बिलीव इन ऋषिज़म एंड सूफीज़म। कि अभी क्योंकि मैंने आपको इन दोनों को अलाउ किया कि आई नो देम, कि ये तो नहीं, ये वो इंसान नहीं है कि जो मुझे डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहर का आप देख लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम जो कि कार्ड चल रहा है दोनों तरफ से, चाहे ओवैसी साहब हो या बीजेपी वाले हो या बीएचपी वाले हो, वो मज़हब के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में कभी राजनीति नहीं हुई है मज़हब के ऊपर। हाँ, नो डाउट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं पास्ट में जो कि इतने ख़तरनाक नहीं थे कि जिससे हमें लगे कि नहीं, हमें निकलना चाहिए, तो हम 1947 में ही निकलते। फिर नहीं संजय जी, अब मैं 2023 पे आती हूँ, समय भी थोड़ा सा कम है, कि अब सोल्यूशन बताइए, अब क्या आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, सोल्यूशन तो एक ही चीज़ है जो मैं बार बार कहता हूँ 2021 से, यहाँ की ये इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी to safeguard the minority. I am not talking about the Kashmir only, I am talking about the pan India. चाहे वो सरदार कहीं पे मेजॉरिटी में, हिंदू माइनॉरिटी में, मुस्लिम में, उसकी बात कर रहा हूँ। दैट्स नंबर 1। लेकिन वो कहेंगे हम तो खुद पावरलेस हैं, हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है। It is a lame excuse. I cannot buy it.
Why I cannot buy it? We as a KPSS. I remember in 2016, there was so much of chaos, and it was run by the governor and then Vora at that time. State थी ना basically. तो हमारी एक डेलीगेशन आई थी जम्मू दिल्ली से. They were retired IPS, IAS officers and army officers. तो हम डाउनटाउन गए. ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. सो 2-3 वहाँ पे एक ऐसी फैमिली मिली जिनके बच्चों को उन्होंने पकड़ लिया था, मतलब पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्स वालों ने. तो हमने उनसे प्रॉमिस किया कि हम ये शाम तक आपको वापस आ जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ. बिकॉज जो डेलीगेशन थी वो हाई पावर डेलीगेशन थी, सिविल सोसाइटी की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी. बट दे हैव द, क्योंकि सिविल सोसाइटी के ग्रुप जो होते हैं या IPS IAS के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको पता है कि कैसे करना है. एग्जैक्टली वही हुआ. और अभी भी अगर जब वो हमसे मिलते हैं, कभी भी अगर मिलेंगे डाउन में, तो गले लगाते हैं और दुआ करते हैं. ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, जब तक ये इससे निकलना पड़ेगा. अगर कश्मीरियों को, मैं कश्मीरी मीन्स द कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी सिख्स, हमें अपने कल्चर, अपना हिंदुज़म, इस्लाम जो एक्चुअल कश्मीर में है, यू विल नॉट फाइंड द एक्चुअल इस्लाम इन एनीवेयर जो कि कश्मीर में है. व्हाट हैज टॉट बाय द इन द होली बुक ऑफ कुरान एंड बाय द ग्रेट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. राइट जी. तो फिर आप, ये तो आपने पहला बताया पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल वैक्यूम को खत्म करना है. इलेक्शन होना चाहिए. नहीं, पहले तो पॉलिटिकल रैलीज को आप अलाउ कीजिए, और जो डिसेंट है, जो कि एक अपोजिट वॉइस जो है, उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा. बोलने की आजादी लोगों की बहाल होनी चाहिए. दैट्स नंबर 2. उसका C पार्ट ये है, जितने भी आपने बेगुनाहों को पकड़ के रखा है 2019 से लेके आज तक, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा. So I'm not talking about the Hurriyat, I'm not talking about the anything. जो innocent लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो है, ठीक है, ये 3 है. उसके बाद एक डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए बिटवीन कश्मीरी पंडित्स एंड द कश्मीरी मुस्लिम्स ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन 89-90 में. तो 23 की बात छोड़िए, 89-90 में ये क्या हुआ ऐसा कि एक कम्युनिटी को यहाँ से निकलना पड़ा. जो कत्लेआम का जो जिक्र हुआ था, उसमें मुस्लिम भी मारे गए, ऐसा कुछ नहीं है. वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स राइट फ्रॉम 89 टिल आई थिंक 20 तक, जो कि हमने RTI से निकाल दिया है. उसके बाद ये होना चाहिए कि वी हैव टू ट्रस्ट, देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट KPs एंड द कश्मीरी मुस्लिम्स. तो आप, तो मुझे लग रहा है बातचीत का क्रक्स ही ये निकल के आ रहा है कि अगर इन दोनों समुदायों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए तो शायद कश्मीर की राजनीति में बदलाव आ सकता है, क्योंकि नेताओं पर तो भरोसा बहुत मुश्किल है अभी आज के वक्त में. कोई हमारे ऊपर, फिर कश्मीरी के ऊपर कोई राजनीति नहीं कर पाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.